मैं रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट कर दी है आज के लेक्चर की, तो आइए शुरू करते हैं। हमने लास्ट लेक्चर में बोहर्स मॉडल के बारे में चर्चा करी। बोहर के मॉडल के बारे में डिस्कशन हुआ है हम लोगों का। बोहर का मॉडल जो कि अपने आप में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट था, वो हम लोगों ने बताया। एक बार रिकैप कर देते हैं बोहर के मॉडल को, ध्यान से आप सुनेंगे सारे। बोहर्स के मॉडल का एक रिकैप। एक बार सारे उसके जो पॉइंट्स थे उसको ध्यान से देख लीजिए, ताकि जिसने नहीं करा वो एक बार ध्यान कर ले दोबारा से। सबसे पहला पॉइंट क्या था कि बोहर confirms the presence of nucleus which is very small compared to the atom के मुकाबले बहुत छोटा था, and contains protons and न्यूट्रॉन्स। ये पहला पॉइंट था बोहर के मॉडल का। अगर मैं दूसरे पॉइंट की बात करूं तो दूसरा क्या था? There can be infinite number of possible circular orbits. The electron can revolve only those orbits whose angular momentum is an integral multiple of h upon 2 pi. याद है? There can be infinite circular tracks around nucleus. मतलब न्यूक्लियस के चारों ओर बहुत सारे सर्कुलर ट्रैक हो सकते हैं। सारे सर्कुलर ट्रैक को हम ऑर्बिट नहीं कहते, कुछ खास सर्कुलर ट्रैक्स को ही ऑर्बिट कहा जाता है। किनको? जिसका एंगुलर मोमेंटम जब निकाला जाएगा mvr एंगुलर मोमेंटम होगा, वो h अपॉन 2 पाई का इंटीजर में मल्टीपल होगा। इंटीजर में मतलब h अपॉन 2 पाई इंटू 1, h अपॉन 2 पाई इंटू 2, h अपॉन 2 पाई इंटू 3, सो ऑन। So there can be infinite circular tracks around nucleus, but electron revolves only on those orbits whose angular momentum is an integral multiple of h upon 2 pi। मतलब mvr is equals to h upon 2 pi का इंटीजर में मल्टीपल। ये था दूसरा पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट था। इसलिए हम कह सकते हैं कि इसके एंगुलर मोमेंटम या इसकी एनर्जी क्या है? क्वांटाइज्ड। ठीक है। टिल द टाइम इलेक्ट्रॉन remains in any orbit, जब तक वो एक ऑर्बिट में है उसकी एनर्जी कभी चेंज नहीं होगी। टिल द टाइम इलेक्ट्रॉन रिमेन्स इन एनी ऑर्बिट, इट्स एनर्जी रिमेन्स सेम, उसकी एनर्जी सेम रहेगी। बट चेंज होगी when it moves from one orbit to another। जब वो एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जाएगा तब चेंज हो। एंड इट चेंजेस कैसे? कॉन्टिन्यूसली या डिसकॉन्टिन्यूसली? यस, इट चेंजेस इन
discontinuous manner। और फिर हमने ये भी बताया क्या कि when electron goes from lower energy to higher energy ऑर्बिट, उसे हम क्या कहते हैं, एक्साइटेशन। एंड डी एक्साइटेशन वाइसा वर्सा, एंड फॉर वाइसा वर्सा डी एक्साइटेशन। ठीक है, ये 4 बोहर के अहम पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान करना है। और साथ ही साथ एक और जो मैंने बहुत अच्छी चीज बताई थी, याद करिए, ध्यान से देखिए। जैसे मान लीजिए ये न्यूक्लियस है और इसमें एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, इस ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। तो मैंने आप लोगों को एक चीज समझाई थी, याद करिए, क्या कि इसको 2 तरह के फोर्स मिलते हैं, 2 तरह के फोर्स महसूस होते हैं इसको। एक टेंजेंशनल फोर्स जो बाहर की तरफ खींच रहा है, एक अंदर की तरफ फोर्स जो खींचता है इसको। अंदर की तरफ कौन सा फोर्स खींचता है, न्यूक्लियर चार्ज, जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियर चार्ज या फिर चार्ज ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और इधर की तरफ कौन सा फोर्स होता है, याद करिए, जो उसको इक्वलाइज करता है, एम सेंट्रीपिटल फोर्स, पिटल फोर्स। ठीक है, इसीलिए उसका मूवमेंट होता है टेंजेंशनल। टेंजेंशनल मूवमेंट दिखाता है वो इलेक्ट्रॉन इन दोनों के बीच का, इस तरह से। टेंजेंशनल बोल रहा हूं, सॉरी, इन दोनों के बीच में ऐसे इस तरह का मूवमेंट दिखाता है। और फिर इधर आता है और फिर वही दोनों फोर्स का सामना करना पड़ता है और इस तरह से उसको एनर्जी मिलती है घूमने के। आज मैं कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूँ। ये बोहर का मॉडल है, बोहर के मॉडल के ऊपर न्यूमेरिकल होने जा रहे हैं अभी। उसके लिए आपको 3 चीजें पता होनी चाहिए। कौन सी 3 चीजें, आइए देखते हैं। सबसे पहले, बोहर्स रेडियस ऑफ एन एटम। बोहर ने एटम के रेडियस के बारे में एक फॉर्मूलेशन किया, एक फार्मूला दिया लोगों को। ठीक है, एक फार्मूला दिया लोगों को समझने के लिए कि बोहर ने समझाया कि रेडियस कैसे निकाली जा सकती है। मैं अभी जो करवा रहा हूं ये डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, नीट के लिए, जेई के लिए। इसमें से बहुत सारी चीजें पूछी जाती हैं, आप लोग बहुत ध्यान से देखेंगे। मैं आपको बताऊं, बहुत ध्यान से देखना जरूरी है। क्यों बहुत देखना जरूरी है, क्योंकि ये आम चीज नहीं है, थोड़ा सा हायर लेवल का बता रहा हूँ। आप लोगों के स्कूल लेवल में ये चीज नहीं बताई जाती थी। तो अगर आप लोग आज बहुत अच्छा टाइम है, अपने घर बैठे हुए हैं, आप रिलैक्स होकर सुन रहे हैं, तो अगर आप एक चीज देखेंगे तो बहुत अच्छी चीज सीखेंगे, कितनी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन सीखेंगे और इतनी इंपॉर्टेंट चीजें सीखेंगे। तो अगले कुछ टाइम, और बड़ी चीज है ये, मैं चाहूंगा आप लोग अगले आधा घंटा या जितना भी समय है, बहुत अलर्ट होकर कंप्यूटर या मोबाइल को देखें, ध्यान से समझें। तो बोहर का रेडियस का डेरिवेशन शुरू होता है इस कॉन्सेप्ट से कि ये दो फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स और ये न्यूक्लियर चार्ज, ये दोनों को इक्वलाइज करते हैं, कोई ज्यादा नहीं होता, एक दूसरे के इक्वल फोर्सेस हैं। ये फोर्सेस दोनों इक्वल फोर्सेस, तभी तो इलेक्ट्रॉन ना इधर जाता है ना उधर जाता है, इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है।
ये दोनों फोर्स एक दूसरे को इक्वल करती है, उसी की वजह से इलेक्ट्रॉन का मोशन होता है। इस बात को आप लोग गांठ बांध लीजिए। इसका मतलब पहला लाइन जो मैं शुरू कर रहा हूं डेरिवेशन की, वो ये है कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन के प्रति, वो बराबर होगा सेंट्रीपिटल फोर्स। वो दोनों बराबर होंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जितने फोर्स से न्यूक्लियस खींच रहा है और जिस फोर्स से वो टेंजेंशनल बाहर जा रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स या जो भी है, वो दोनों बराबर। इस बात को आप लोग गांठ बांधिए। अंदर की तरफ खींचने वाला है पिटल, बाहर की तरफ जाने वाला फ्यूगल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इससे कोई बात फर्क नहीं पड़ता, बस अंदर और बाहर का है, फ्यूगल और पिटल, उसका क्वांटिटी सेम रहता है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का फार्मूला क्या है, जरा देखिए ध्यान से। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का फार्मूला है, एक कांस्टेंट होता है के। क्या होता है फार्मूला, एक तरफ मैं बता रहा हूं, ध्यान से देखिए। फार्मूला होता है फोर्स का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये पूरा एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। मैंने इसको एक कांस्टेंट मान लिया, के मान, ठीक है। चार्ज 1 इंटू चार्ज 2 अपॉन में डिस्टेंस का स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। ये फार्मूला है फोर्स का। तो अगर मैं इसको के मान लूं, इस पूरे को के मान लूं, तो चार्ज 1 क्या है, ध्यान से देखिएगा सभी। चार्ज 1 है न्यूक्लियस जो खींच रहा है, और किसको खींच रहा है, चार्ज 2 कौन है, इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है। अब यहां पे एक बात समझने की है कि हम सब बच्चे ये चीज जानते हैं कि एटॉमिक नंबर is equals to number of electron is equals to number of proton। ये सब जानते हैं, ये फार्मूला। एटॉमिक नंबर और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, इनकी संख्या क्या होती है, बराबर, ये हम सब जानते हैं, ठीक है। मतलब अगर किसी का एटॉमिक नंबर 10 है तो उसमें 10 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और न्यूक्लियस के अंदर 10 प्रोटॉन होंगे। मतलब न्यूक्लियस के अंदर ये प्रोटॉन फिक्स है। तो अगर किसी का एटॉमिक नंबर Z है, Z, तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, Z इलेक्ट्रॉन होंगे और Z प्रोटॉन, ठीक है। अगर 10 एटॉमिक नंबर है तो 10 इलेक्ट्रॉन 10 प्रोटॉन। अगर Z एटॉमिक नंबर है तो Z इलेक्ट्रॉन और Z प्रोटॉन। और आप अच्छी तरह से एक और चीज भी जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों का चार्ज इक्वल होता है, चार्ज इक्वल होता है, यस। हम ये ऑलरेडी इस चैप्टर की शुरुआत में बता चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों का ही चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। फर्क सिर्फ क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है माइनस और प्रोटॉन का चार्ज होता है प्लस। तो इसलिए मैं कई बार प्रोटॉन को, इलेक्ट्रॉन माइनस है तो प्रोटॉन को कई बार ऐसे भी दिखा सकता हूं, इस बात को भी ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रॉन प्लस। तो इसका मतलब मैं ये भी लिख सकता हूं कि अगर किसी का एटॉमिक नंबर Z है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन Ze है, प्रोटॉन Ze प्लस है, ये भी लिख सकता हूं। तो इस कायदे के हिसाब से न्यूक्लियस के अंदर यहां मैं लिख सकता हूं Ze प्लस, और ये एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है तो ये आएगा सिर्फ E, एक इलेक्ट्रॉन नेगेटिव और ये पॉजिटिव। अब मैथ्स में मुझे फर्क नहीं पड़ता पॉजिटिव नेगेटिव हो, मुझे सिर्फ फर्क पड़ता है इसके चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना है, Ze, और इसका एक इलेक्ट्रॉन, बस एक इलेक्ट्रॉन को जो खींच रहा है। तो ये मेरा हो गया Q1 फर्स्ट चार्ज बॉडी, ये हो गया Q2 सेकेंड चार्ज बॉडी। एक बार जिसको नहीं समझ में आया वो एक बार क्विक रिव्यू ले ले उसका, अलग फ्रेश पेज पे,
कि ये एक न्यूक्लियस है और इसके पास ये एक इलेक्ट्रॉन है जिसको वो खींच रहा है। मैं इस फोर्स को बता रहा हूं कि ये जो फोर्स है वो फार्मूला होता है 1/4πε0 Q1 फर्स्ट चार्ज Q2 सेकेंड चार्ज बराबर में अपॉन में दोनों के बीच का डिस्टेंस। तो अगर आप ध्यान से देखें, ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है एक ऑर्बिट में, ये मेरा Q1 है, ये मेरा Q2 है। तो मैंने क्या मान लिया, फोर्स इज इक्वल्स टू, इस चीज को मैंने मान लिया कांस्टेंट, मतलब K। Q1 फर्स्ट बॉडी है, फर्स्ट बॉडी को मैं मान सकता हूं, न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, Z प्रोटॉन्स होते हैं, और प्रोटॉन का चार्ज और इलेक्ट्रॉन का चार्ज इक्वल है, तो Zp की जगह मैं Ze प्लस भी लिख सकता हूं। और अगर मैं प्लस माइनस हटा दूं, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करूं, तो मैं Ze भी लिख सकता हूं। और Q2 क्या है, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन E माइनस, अगर मैं प्लस माइनस हटा दूं तो सिर्फ ये E है। तो इसका मतलब इस पूरे की जगह कांस्टेंट K आ जाएगा, Q1 की जगह आ जाएगा Ze, Q2 की जगह आ जाएगा सिर्फ E, और नीचे बीच में डिस्टेंस, दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, दोनों के बीच का डिस्टेंस है ऑर्बिट का रेडियस। ऑर्बिट का रेडियस बच्चों दोनों के बीच का डिस्टेंस है, तो नीचे आ जाएगा R²। तो ये बन गया फार्मूला, ये बन गया फार्मूला, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का फार्मूला बन चुका है K ZEE। ZEE मतलब Ze² अपॉन में R²। ये बन गया हमारा फोर्स का फार्मूला। मैं पहले ही बता रहा हूं, कोई आसान चीज नहीं हो रही, आउट ऑफ द बॉक्स कुछ करा रहा हूं, हाई लेवल का समझना आपको है, ठीक है। तो यहां पर भी मैं लिख सकता हूं K, पहला वाले की जगह ZE, और दूसरे वाले के लिए सिर्फ E, और बीच में दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, बीच के दोनों के बीच का डिस्टेंस है जो हमारा रेडियस है, रेडियस दरअसल। तो यहां से फोर्स आ चुका है KZE² अपॉन में R², ये आ चुका है हमारा फोर्स। जो इलेक्ट्रॉन का फोर्स होता है, इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है। अगर आपके पास 4 ऑप्शन आ जाते हैं एमसीक्यूज में भी कि इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, न्यूक्लियस का फोर्स बताइए, KZE² अपॉन में R²। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो गया, KZE² अपॉन में R² इज इक्वल्स टू, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है ये आपको लर्न करना पड़ेगा। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है mv² अपॉन में R। कैसे लर्न करोगे, काइनेटिक फार्मूला होता है ना, हाफ mv², मतलब उस काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है mv² अपॉन में 2। तो याद कर लो, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स या सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला है mv² अपॉन में R। ये मेरा सबसे पहला स्टेटमेंट आज की क्लास का। ध्यान से देख लीजिए। अब आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आगे नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, एक रेडियस से एक रेडियस कट जाए, बिल्कुल कट जाएगा जनाब। और m अगर नीचे चला गया तो क्या बन जाएगा, KZE² अपॉन में R है, और m भी नीचे आ जाएगा तो उधर से v² बच गया, ये बन गया। तो v² की वैल्यू आ चुकी है हम लोगों की, v² की पहली वैल्यू क्या है, KZE² अपॉन में R इंटू m, ये हमारी वैल्यू आ चुकी है। ये हमने इक्वेशन 1 मान ली बच्चों, ये हमारी इक्वेशन 1 मान ली बच्चों। अब इक्वेशन 2 की तरफ चलते हैं। इक्वेशन 2 कहां से आएगा, बोहर के मॉडल से आएगा। ध्यान से जरा देखिए, बोहर का मॉडल का एक पोस्टुलेट था, यस ये वाला, mv² अपॉन में h अपॉन 2 इंटू n। यस, ये हमारी सेकेंड स्टेटमेंट आएगी, ये हमारी सेकेंड स्टेटमेंट आएगी। नाउ फ्रॉम बोहर्स मॉडल, फ्रॉम बोहर्स मॉडल हमें क्या पता है, mvr इज इक्वल्स टू h अपॉन 2 का इंटीग्रल मल्टीपल। तो यहां से वेलोसिटी की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, h n इंटू एच, एन एच अपॉन में 2 और m और r भी नीचे आ जाएंगे। ये हमारी आ गई v की वैल्यू।
अगर मैं यहाँ पे दोनों तरफ स्क्वायर कर दूं तो क्या बन जाएगा ये बताइए। वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन में 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर आर स्क्वायर। ये बन गया हमारी दूसरी इक्वेशन। ये हमारी दूसरी इक्वेशन। ध्यान से देखिए, दो इक्वेशंस मैंने बना ली है बच्चों। पहली इक्वेशन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो इलेक्ट्रॉन महसूस कर रहा है अंदर की तरफ, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो इलेक्ट्रॉन महसूस कर रहा है बाहर की तरफ, वो दोनों बराबर होते हैं, उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन मोशन करता है। वहां से हम बी स्क्वायर की वैल्यू ले आए थे। अब हमें बोहर के मॉडल से पता है एम वी स्क्वायर एम वी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन में 2 पाई होता है। यहां से मैंने अलग से वी की वैल्यू निकाल ली, फिर उसका स्क्वायर कर दिया, तो एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन में 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर आर स्क्वायर आ चुका है। अब हमें क्या करना है, ऊपर भी वी स्क्वायर है नीचे भी वी स्क्वायर है, दोनों को मैं क्या कर दूंगा, इक्वेट कर दूंगा। तो फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 दोनों से वी स्क्वायर की वैल्यू को जरा इक्वेट करिए। पहला के जेड ई स्क्वायर अपॉन में आर एम, और उधर से क्या आया है एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन में 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर आर स्क्वायर, एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन में 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर आर स्क्वायर, ये आ चुका है। ठीक है, अब इसको इक्वेट करना है बच्चों। ठीक है, ध्यान से देखिए, एक एम से एक एम कैंसिल, एक आर से एक आर कैंसिल, और कुछ नहीं कट रहा। यहाँ क्या बच गया है, के जेड ई स्क्वायर, और वहां बच गया है एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन में 4 पाई स्क्वायर एम इंटू आर, ये बच गया है। अब यहां से रेडियस निकालना है। रेडियस ये है बच्चों, जिसको मैं अलग से एक कलर पेन लेकर हाईलाइट कर देता हूं, फॉर से रेड। ये आर, आर निकालना है। आर इधर आ जाएगा, आर इधर आ जाएगा, तो वहां बच जाएगा एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन में 4 पाई स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर। ये आ गया बच्चों रेडियस। ये है आज की क्लास का पहला सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट। इसको लर्न कर लो, लर्न कर लो। एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन में 4 पाई स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर, याद कर लीजिए, पहला रिजल्ट है। तो यहां से रेडियस आ गया एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन में 4 पाई स्क्वायर एम के जेड स्क्वायर। इस रिजल्ट को ना याद कर लो बेटा, इस रिजल्ट को लर्न कर लेना। पहला रिजल्ट आज का आप लोगों का सबसे इंपॉर्टेंट आया है, वो ये है कि रेडियस क्या है, एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन में 4 पाई स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर। ये पहला इंपॉर्टेंट रिजल्ट है आज के लेक्चर का, एकदम नजर गड़ा के रखिएगा। ये है आप। अब यहाँ पर कई सारी चीजों की वैल्यूज हमें पता है। आप कहेंगे, मैंने कहा अच्छा बेटा कौन कौन सी चीजें है बताओ। तुम कहोगे सर मुझे ना, मुझे पता है,
मुझे पता है हाइड्रोजन एटम के लिए, फॉर H एटम, हाइड्रोजन एटम के लिए, हाइड्रोजन एटम का Z क्या है? Z है एटॉमिक नंबर 1 होगा, नंबर एटॉमिक नंबर 1 है, ठीक है, बहुत बढ़िया बात। H की वैल्यू भी पता है तुम्हें, 6.626 इंटू 10 की पावर -34। हमें पाई की वैल्यू पता है 3.14। हमें मास की वैल्यू पता है, इलेक्ट्रॉन का मास 9.11 इंटू 10 की पावर -31 kg। हमें E पता है, E मतलब चार्ज, याद करिए 1.6 इंटू 10 की पावर -19। तो तुम कहोगे सर सारी वैल्यू डाल दो, मैं कहा यस, सारी वैल्यू डालकर सर बता दो मुझे क्या है, नटशेल में क्या वैल्यू आ रही है, मैं वो याद कर लूं, मेरे लिए बात जान छूटे। मैंने कहा हाँ बिल्कुल सही। सबको सॉल्व कर कर आएगा 0.529 और बचेगा ऊपर क्या? बचेगा सिर्फ, बचेगा ऊपर n स्क्वायर, और नीचे क्या बचेगा? कोई बच्चा बता पाएगा नीचे क्या बचा है? नीचे क्या बचा है? k, की वैल्यू बची है। k की वैल्यू क्या होती है? k की वैल्यू होती है 9 इंटू 10 की पावर 9, ये k की वैल्यू होती है। तो अगर तुम हाइड्रोजन एटम के लिए निकाल रहे हो तो आ जाएगा 0.529 n स्क्वायर एंगस्ट्रॉम। ये आ गया हाइड्रोजन एटम के लिए, ये आ गया हाइड्रोजन एटम के लिए। फर्स्ट के लिए निकालना चाहते हो, फर्स्ट शेल के लिए निकालना चाहते हो, n की वैल्यू 1 डाल दो, तो फर्स्ट शेल की रेडियस आ जाएगा 0.529 एंगस्ट्रॉम। सेकंड का निकालना चाहते हो 0.529 इंटू में 2 का स्क्वायर, ऐसे सो ऑन, सबका अलग अलग निकाल सकते हो। एंगस्ट्रॉम आपको बता दूं क्या होता है, 10 की पावर -10 मीटर्स होता है। मैं आपको 2 मिनट का एक पॉज टाइम दे रहा हूं, आप शुरू से इस डेरिवेशन को एक बार अच्छी तरह से देख लीजिए और दिमाग में बिठा लीजिए, और कुछ भी इसके रिगार्डिंग पूछना है तो पूछिए। बेटा कोई भी डाउट है तो आप एकदम फ्री होकर पूछिए। मैं एक बार दोबारा से डेरिवेशन शुरू से बता रहा हूँ, हमने शुरू कहाँ से किया, यहाँ से कि बोहर के एटम का रेडियस निकालने के लिए मैंने बताया कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दोनों बराबर कर देंगे हम लोग। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैंने पूरा डिटेल समझाया, आप चाहे तो लर्न कर सकते हैं, के जेड स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर होता है और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एम वी स्क्वायर अपॉन में आर होता है। वहां से हम इक्वेशन डेराइव करके लाए, ये वाली इक्वेशन। उसके बाद हम बोहर के मॉडल में चले गए और एमवीआर मतलब एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू h अपॉन 2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल है, ये वहां से उठा के लाए और वहां से v की वैल्यू उठाए और v का स्क्वायर करके ये लाए, और फिर क्या था, ये भी v स्क्वायर है, ये भी v स्क्वायर है, दोनों को कंपेयर कर दो। दोनों को जैसे ही हमने कंपेयर किया हम इस स्थिति में पहुंचे, और वहां से r निकालने का फार्मूला मैंने आपको बता दिया। r क्या है, n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन में 4 पाई स्क्वायर m
के जेड स्क्वायर। यहाँ पर मुझे सब की वैल्यू पता थी और मैंने सब की वैल्यू पुट करके बोहर का रेडियस निकाल दिया जो उसने बताया था हाइड्रोजन एटम के लिए, वो था 0.529 n स्क्वायर एंगस्ट्रॉम। अगर फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी निकालनी हो, तो फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस निकालना हो, n की वैल्यू 1 पुट कर दो तो 0.529 ही आएगा। तो फर्स्ट रेडियस आ गया 0.529 एंगस्ट्रॉम। लिखना चाहो एंगस्ट्रॉम लिखो, -10 मीटर्स लिखना चाहो -10 मीटर लिखो। यहां तक आप लोग बताइए, क्या आपको कुछ ऐसा है जो नहीं समझ में आया? तो प्लीज आप लोग मुझे बताइए। यस यस यस, बिल्कुल। नहीं, न्यूट्रॉन का कोई चार्ज नहीं है ना बेटा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज जस्ट बिकॉज ऑफ प्लस एंड माइनस। न्यूट्रल बॉडी का उसमें कोई रोल नहीं है। अच्छा, अब अगर आप बताना चाहते हैं सर मैं बोहर के रेडियस का इस्तेमाल करूंगा, किसी और एटम का रेडियस निकाल सकता हूं मैं क्या? मैंने कहा क्या कहना चाहता है बेटा? कहोगे सर एक बात बताओ, यहां पर आपने जी 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 याद करो, जी कहां पर है, चेक 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 चेक, ये रहा। अगर इस जी की जगह मैं कोई दूसरी वैल्यू रख दूं, मतलब मैं सेकेंड हीलियम की निकालना चाहता हूं, तो हीलियम के में जी की वैल्यू 2 होती है एटॉमिक नंबर, तो उससे हीलियम का रेडियस भी निकल जाएगा। हाँ, बट तब भी ये फार्मूला सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेबल है हाइड्रोजन लाइक एटम्स के। तो मैं यहां लिख देता हूं, दिस फार्मूला इज एप्लीकेबल फॉर हाइड्रोजन लाइक एटम्स ओनली। तो इसका मतलब अगर आप मुझसे पूछना चाहते हैं हीलियम प्लस के लिए क्या लगा सकता हूं, हाँ लग सकता है। क्यों? क्योंकि हीलियम प्लस क्या हो गया बेटा, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, ठीक है, बट उसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं? हाइड्रोजन लाइक एटम मतलब जिनमें इलेक्ट्रॉन हो 1। तो हीलियम में हम सब जानते हैं 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और प्लस का मतलब उसने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो उसके पास भी क्या बचा? एक ही इलेक्ट्रॉन बचा। तो हम हीलियम प्लस के लिए फार्मूला लगा सकते हैं, बट हीलियम प्लस के लिए एग्जाम्पल, हीलियम प्लस के लिए हम क्या करेंगे, आप लोग के एनसीईआरटी के बैक एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, तो वहां पे रेडियस क्या आ जाएगा 0.529 n स्क्वायर अपॉन में जी लिखा जाएगा यहाँ पर, जहां पर जी की वैल्यू क्या होगी 2 होगी फॉर हीलियम एटॉमिक नंबर, क्योंकि उसका 2 है। वो बात अलग है, हीलियम प्लस एक हाइड्रोजन लाइक एटम है। क्यों हाइड्रोजन लाइक एटम है? क्योंकि हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन है और हीलियम प्लस में भी एक इलेक्ट्रॉन है। कैसे? हीलियम के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और हीलियम प्लस का मतलब उसने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, बचा सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन। मतलब बोहर का मॉडल इज स्ट्रिक्टली एप्लीकेबल ओनली फॉर हाइड्रोजन लाइक एटम, मतलब जिनके पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है उनके लिए ही बोहर का मॉडल एप्लीकेबल था। और कोई एग्जाम्पल? हाँ जी, लिथियम 2+, ये असलियत में एग्जिस्ट नहीं करते, ये लिथियम 2+, ये हीलियम प्लस। आप कहोगे सर हीलियम तो नोबल गैस है, वो कैसे एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है? नहीं दे रहा, ये हम लोग हमारा एजम्पशन है कि अगर मैं लिथियम के लिए हाइड्रोजन का लिथियम के लिए रेडियस निकालना चाहता हूं तो लिथियम 2+ के लिए निकलेगा, क्योंकि वो हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज है और ये फार्मूला सिर्फ हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज के लिए ही चलेगा। तो भी मैं आर का फार्मूला लगा सकता हूं 0.529 n स्क्वायर अपॉन में जी एंगस्ट्रॉम, और यहां पर जी की वैल्यू 3 होगी लिथियम के लिए, क्योंकि लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है, वो बात अलग है। यहाँ पर लिथियम 2+ है, एटॉमिक नंबर तो 3 होगा ना, वो बात अलग है। इसमें इलेक्ट्रॉन एक है जिसकी वजह से ये फार्मूला एप्लीकेबल हो रहा है, क्योंकि बोहर का ये फार्मूला कौन सा फार्मूला 0.529 n स्क्वायर अपॉन में जी एप्लीकेबल है किसके लिए? सिर्फ हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज के लिए जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन होगा। ये हमने सिर्फ निकाला है रेडियस। अब इसके बाद दूसरी अहम चीज है एनर्जी कैसे निकलेगी सर। तो जैसे ये था बोहर्स रेडियस, अब निकलेगा बोहर्स एनर्जी। एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। तो एनर्जी निकालने के लिए हमें एक फार्मूला पता है,
एनर्जी इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। इस बात को लर्न कर लो, गांठ बांध लो। एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अब तुम्हें यहां पर याद करना है एक नई चीज जो हमने पहले नहीं पढ़ी। काइनेटिक एनर्जी हम जानते हैं हाफ mv² होता है, और पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? पोटेंशियल एनर्जी होती है -kz² अपॉन में r। ये आप लोगों को याद करना है। पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला -kze² अपॉन में r। ये फार्मूला कुछ उसी की तरह है जो हमने अभी बताया था। क्या? फोर्स। बस आप ऐसे याद कर सकते हैं कि फोर्स का फार्मूला kze² अपॉन में r² होता है, और ये होता है kz² अपॉन में r। एक r कम होता है डिनोमिनेटर। और याद रखिएगा पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, बचपन में पढ़ी थी। पोटेंशियल एनर्जी एक ऐसी एनर्जी होती है जो किससे शो होती है? बाय द वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन, उसकी पोजीशन से, जिसकी वजह से यहां पर काइनेटिक एनर्जी माइनस में है। याद रखिए कैसे, मैं आपको समझाता हूं। मान लीजिए मैं ग्राउंड फ्लोर पे हूं, और ग्राउंड फ्लोर पे मैं मान रहा हूं मेरी एनर्जी 0 है। तो अगर कोई बेसमेंट में है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी मेरे रिस्पेक्ट में क्या होगी? नेगेटिव होगी। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी इज द एनर्जी विच इज कॉज्ड बाय द वर्च्यू ऑफ पोजीशन, पोजीशन के ऊपर होती है। और अगर मैं ग्राउंड फ्लोर में हूं तो उसकी पोजीशन मेरे से नीचे है, जिसकी वजह से उसकी पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव में होगी। इसी तरह से यहां पर भी इलेक्ट्रॉन की पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव में होती है। इस बात को आप ध्यान करें। अब क्या करना है सर? अब कुछ नहीं करना बच्चों। अब क्या करना? कुछ नहीं करना। हाफ m इस v² की वैल्यू याद करिए। पीछे हम लोगों ने इस v² की वैल्यू याद करिए। पीछे हम लोगों ने v² की वैल्यू देख रखी है, कोई टेंशन नहीं। v² की वैल्यू हम देख चुके हैं ऑलरेडी इन टर्म्स ऑफ रेडियस। v² की वैल्यू हम देख चुके हैं इन टर्म्स ऑफ रेडियस। क्या है v² की वैल्यू? ये रही, याद करिए इक्वेशन 1 से। ये देखिए v² की वैल्यू kz² अपॉन में rn। तो हम डाल देंगे इधर kz² अपॉन में rm प्लस माइनस माइनस kz² अपॉन में r। कहां से आई है? ये फ्रॉम इक्वेशन 1 से आई। तो एनर्जी आ गई, एक m से एक m कैंसिल, ऊपर है kz² अपॉन में 2r माइनस kz² अपॉन में r। देखिए अगर मैं kz² अपॉन में r कॉमन ले लूं तो बचता है हाफ -1, और हाफ -1 आप अच्छी तरह से जानते हैं माइनस हाफ होता है। तो माइनस हाफ kz² अपॉन में r। तो ये आ गया हम लोगों का एनर्जी। और अगर मैं इसमें r की वैल्यू पुट कर दूं, r की वैल्यू कौन सी? जो पीछे से आई है। हाँ भाई, क्या आई है r की वैल्यू? r की वैल्यू क्या आई है? 0.529। अगर मैं वही पुट कर देता हूं r की वैल्यू 0.529 n² हाइड्रोजन एटम के लिए, पर मैं चाहूंगा ना r की वैल्यू पुट करूं वो बड़ी वाली ऊपर, क्योंकि kz² है ना तो कट जाएगा उससे। तो बड़ी वाली वैल्यू क्या थी रेडियस की? भूल गए? बड़ी वाली वैल्यू अभी मैंने कहा था रट लो सारे, बहुत इंपॉर्टेंट है, सब भूल भाल गए हैं। ये देखो n² अपॉन में h² 4π² m kz²। इसको पुट करना है माइनस हाफ kz²। मैं काम करने वाला हूं ये, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? 1 अपॉन r लिख सकता हूं ना, बिल्कुल। अगले स्टेप में 1 अपॉन r की वैल्यू पुट कर दूंगा, इससे थोड़ा सा आसान रहेगा। kz² इनटू में r की वैल्यू को उल्टा कर दो, मतलब ऊपर चला जाएगा 4π² m, ऊपर चला जाएगा 4π² m kz², और नीचे आ जाएगा अपन का
एन स्क्वायर एच स्क्वायर। तो एनर्जी क्या आ गई बच्चों? क्या कट गया? कुछ नहीं कटा, सिर्फ एक चीज कटी। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो ऊपर माइनस 2 पाई स्क्वायर एम के जी स्क्वायर के स्क्वायर जी स्क्वायर ई की पावर 4 और नीचे एन स्क्वायर एच स्क्वायर। हमें सबकी वैल्यूज पता है, मैं सबकी वैल्यूज डाल देने वाला हूं। ये है हमारा आज का दूसरा इंपॉर्टेंट रिलेशन जो आप लोगों को लर्न करना है। ये आज का दूसरा इंपॉर्टेंट एनर्जी की डेरिवेशन जो आपको लर्न करनी है, जो क्या है? -2 पाई स्क्वायर के स्क्वायर एम स्क्वायर ई की पावर 4। मैंने एक एम एक्स्ट्रा लिख दिया शायद। एम, हाँ एम है। ठीक है। अपॉन में क्या है? अपॉन में है एन स्क्वायर एच स्क्वायर। ये आज का दूसरा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। अब मैं सबकी वैल्यूज जानता हूं और सबकी वैल्यूज अगर मैं डाल दूंगा तो ये आ जाएगा -2.18 इंटू 10 की पावर -18 अपॉन में सिर्फ रह जाएगा एन स्क्वायर और ये वैल्यू आएगी जूल पर एटम। और अगर तुम इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखना चाहते हो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब इसको 10 की 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम से मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो आ जाएगा -13.6 अपॉन में एन स्क्वायर, बस ईवी आ जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो भाई साहब ये सारी वैल्यूज आप लोगों को लर्न करनी है, आप लोगों को अच्छी तरह से देखनी है। यहां से एक और रेडियस का वैल्यू आया क्या? 0.529 अपॉन में एन स्क्वायर एंगस्ट्रॉम आया। यहां से दो बात आई, दो मैंने बातें बताई। एक, एनर्जी का ये फार्मूला बताया -2.18 इंटू 10 की पावर -18 अपॉन में एन स्क्वायर जूल पर एटम। और दूसरा एक और मैंने बताया E इज इक्वल्स टू -13.6 अपॉन में एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। भाई साहब ये चीज आपको लर्न होनी चाहिए। अगर किसी को डेरिवेशन 1% कम आई है सारी क्लास की, कोई बात नहीं, बट आपको ये जो पेज है, ये पेज आपको करना है लर्न। ये पेज आपको करना है लर्न। आर स्क्वायर, आर की ये वैल्यू 1, ये वाली वैल्यू 2, एनर्जी की ये वाली वैल्यू 1, एनर्जी का ये फार्मूला और एनर्जी का ये फार्मूला। ये आपको कंठस्थ होना चाहिए, मुंह रटा होना चाहिए, मुंह जबानी होना चाहिए। एक बार मैं एनर्जी वाले फोल्डर पे जाके रुक रहा हूं। बोहर की एनर्जी कैसे निकाली आपको एक बार दोबारा बता रहा हूं, पूरी डेरिवेशन जरा ध्यान से मन लगाकर सुनिए। सबसे पहले मैंने एनर्जी लिया। एनर्जी इलेक्ट्रॉन का होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं काइनेटिक एनर्जी तो हाफ एम वी स्क्वायर होती है। इसमें हमें जरा सी भी परेशानी होने का कोई लॉजिक नहीं है। काइनेटिक एनर्जी आ गया हाफ एम वी स्क्वायर। अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी की बात करता हूं तो पोटेंशियल एनर्जी है के जी स्क्वायर अपॉन में आर। ये आपको अलग से लर्न करना है, के जी स्क्वायर अपॉन में आर, ये आपको अलग से लर्न करना है। मैंने आपको बताऊंगा, मैं आपको बताऊंगा के जी स्क्वायर अपॉन में आर आया है। फोर्स का फार्मूला क्या था? के जी स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर। आप ऐसे लर्न कर सकते हैं। ये सारे फार्मूले अलग अलग तरह से कॉम्पिटेटिव फार्मूले पेपर्स में पूछे जाते हैं। आपकी सीयूईटी हो, चाहे नीट हो, चाहे जेई। इसके अलावा एक निशान नेगेटिव का आएगा। मैंने आपको समझा दिया पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव की होती है, जिसकी वजह से जो एनर्जी निकलती है वो भी नेगेटिव में निकलती है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन की पोजीशन डिटरमाइन करता है ये काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी पोजीशन के ऊपर निकलता है ये नेगेटिव।
इसके बाद मैंने क्या कर दिया, वो वी स्क्वायर की वैल्यू जो निकाली थी मैंने इक्वेशन 1 में वो पुट कर दी, और वो पुट करते ही m से m कट जाएगा और बहुत इजी हो गई हमारी इक्वेशन, ये आ गया ये फाइनल। इसके बाद हमने यहाँ से r की वैल्यू पुट कर दी और ये फाइनल वैल्यू आ चुकी। इसके बाद मैंने पाई की वैल्यू, m की वैल्यू सब हमें पता थी, सब पाई की वैल्यू क्या पता थी 3.14, m की वैल्यू क्या पता थी 9.11 इंटू 10 की पावर माइनस 31, k की वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 9, z की वैल्यू हाइड्रोजन के लिए होती है 1, हाइड्रोजन की e मतलब 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम, उसकी पावर 4, समझ रहे हो, और h मतलब 6.626 इंटू 10 की पावर माइनस 34। इन सबको सॉल्व कर कर अल्टीमेटली अगर आप जूल में चाहते हैं तो ये फार्मूला लगाएंगे, अगर आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहते हैं तो ये वाला फार्मूला लगाएंगे। आपके पास दो फार्मूले हैं। मैं 2 मिनट के लिए स्लाइड को यहाँ पर रोक रहा हूँ, आप अच्छी तरह से देखिए, और कोई भी डाउट आए इससे रिलेटेड, कोई भी एक वर्ड नहीं समझ में आए, प्लीज आप मुझसे पूछिए, मैं यहीं पे हूँ, घबराने की कोई बात नहीं है, रिलैक्स होकर देखेंगे। मैंने कहा है डेरिवेशन कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर बहरहाल आपका एम कॉम्पिटेटिव नहीं है, सीबीएसई है, तो आप लोग सिर्फ इन 3 फार्मूले को लर्न कर कर बेड़ा पार कर सकते हैं। बेसिकली ये 3 फार्मूले आप लोगों को बेड़ा पार करवा देंगे। ये एक्स्ट्रा चीज ही है, ये फार्मूले अलग से करेंगे तो अच्छी बात है, मैंने इनका डेरिवेशन भी बताया है वो और अच्छी बात है। तो ये 3 फार्मूला करके आप बेड़ा पार कर सकते हैं एनसीईआरटी और स्कूल लेवल एग्जाम को, ठीक है। तो चलिए एक बार अच्छी तरह से देख लीजिए, और कोई डाउट है तो पूछिए। जी बेटा बताइए। उसको एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज से डिवाइड करके, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 से डिवाइड करके। हाँ, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा। ये पर एटम है, ध्यान रखना, पर एटम, एक एटम का, उसको एवोगाड्रो नंबर से भी फिर करना पड़ेगा इसीलिए, ठीक है। तो अब ये याद रखेंगे बस दो चीजें, कि इलेक्ट्रॉन जूल एटम में ये है इलेक्ट्रॉन। मैं लिख देता हूं यहाँ पर नोट, एक जूल का मतलब कितना इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, अगर आपको डायरेक्ट करना है, डायरेक्ट कर सकते हैं 6.2419 ऐसी कुछ होता है, इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर आप डायरेक्ट करना चाहते हैं तो उसको सर डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए तो वो डायरेक्ट आ जाएगा।
1 जूल की वैल्यू इतनी है। ये सब याद करिएगा, कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है ये सब। तो बताइए, कुछ डाउट है, किसी को कुछ पूछना है तो बताइए भाई साहब। चलिए, तो इसका मतलब आप इन चीजों को बहुत अच्छी तरह से पढ़िएगा। आज की क्लास में यही खारिज करता हूँ, इसकी वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा और आप लोगों को सेंड कर दूंगा, देखिएगा जरूर, क्योंकि आज वाले लेक्चर में हुई है बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें।